हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। आ जाइए सभी कैंडिडेट्स, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने जा रहा है। आज की क्लास में फिर से आपके इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के टॉप 50 क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं और ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले ऑलरेडी आपके 3 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं, इसमें इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों के क्वेश्चंस थे। जिन ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, ये यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है मैंने यूपी टीजीटी पीजीटी के टाइटल के थ्रू। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख लीजिए, आपको प्रीवियस जितनी भी क्लासेस मैंने कराई हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको एक एरर फाइंड आउट करना है दिए हुए सेंटेंस में। सेंटेंस है, ही एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैव स्टॉप्ड इन हिज न्यू फैक्ट्री। और लास्ट वन दिया गया है नो एरर। जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए पूरे सेंटेंस को क्योंकि फ्रेगमेंटेड है और बताइएगा किस पोर्शन में आपको एरर दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करें आज। ओके, गुड इवनिंग रजनी, हैजबीन, ममता, प्रीति, ऑप्शन ए आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही एक्सप्लेन, पास्ट का सेंटेंस है, ही एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट, उसने गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर वाई एज अ कंजक्शन यूज किया गया है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें वाई या कोई भी रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव कंजक्शन यूज किया गया हो तो बाकी का जो पोर्शन है या क्लॉज है हमारा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में हमारा बनता है। याद रखेंगे। तो यहाँ क्या है, वाई द मैन्युफैक्चरिंग, ये तो ठीक है, वाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स। अब यहां पर है हैव स्टॉप्ड, ये भी ठीक है, इन हिज न्यू फैक्ट्री। यहां पर सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये जो दिया गया है हैव, ये हमारा किसका है, ये प्रेजेंट का है, और जो सेंटेंस का पहला क्लॉज है एक्सप्लेन, ये हमारा पास्ट का है। तो हम इस हैव को हटाकर यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम हैड बीन कर सकते हैं, कि हैड बीन हमारा हो जाएगा, या हम यहां पर केवल स्टॉप ही कर देंगे तब भी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नोट करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, यानी कि इसी में आपको मिस्टेक नजर आ रही है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। अगर हमारे पास एक फ्रेगमेंटेड सेंटेंस है जिसमें हमें एक एरर पार्ट फाइंड आउट करना है। दिया गया है, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज डेड, और लास्ट वन है नो एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है कौन सा वाला पार्ट जो है उसमें एरर है। कोशिश करें और जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करें। चलिए मेजबीन, रजनी, प्रीति, आलोक, ऑप्शन ए आ रहा है। चलिए चेक करेंगे। तो दिया गया वी हैव लिव्ड, परफेक्ट टेंस है, वी हैव लिव्ड बिल्कुल ठीक है। इन दिस हाउस, परफेक्ट टेंस के साथ में एवर सिंस आया है, एवर सिंस एक परफेक्ट टाइम दिया गया, कब, माई फादर हैज डेड, मेरे पिता जब गुजर गए। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो और उसके साथ में सिंस आया हो या फिर फॉर आया हो, तो उसके बाद में जो भी हम फ्रेज यूज करेंगे वो पास्ट टेंस में करेंगे, ठीक है ना, सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। यहाँ पर क्या है, हैज आया हुआ है जो कि हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, कम कर देंगे, माई फादर डेड या माई फादर हैड बीन डेड, दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नोट करेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, एक टर्म आया है नोविला। नोविला इज अ वर्ड फ्रॉम, नोविला ये जो टर्म है ये कहाँ का ओरिजिनेटेड है, इंडिया, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे नोविला। नोविला का मतलब है अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी से बड़ी कोई कंपोजिशन, या फिर कहें एक शॉर्ट नोवेल, छोटा सा नोवेल या बड़ी सी शॉर्ट स्टोरी, दोनों ही टर्म इसके लिए फिट होते हैं। इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, इंडिया से, फ्रांस से, इटली से और इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। चलिए भाई जल्दी जल्दी से, नोवेला ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, इटली बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, एक इटालियन टर्म है नोवेला, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, जिसका मतलब है शॉर्ट नोवेल और अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा और नोवेल से थोड़ा सा छोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास रिटन बाई जॉन मिल्टन।
जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो एक मास्क है? एरोपेगिट का, लिसिडस, कॉमस, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 बताना है कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा? कॉमस, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। 1634 में इसको प्रेजेंट किया गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज अ, जॉन गाल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी कैरियर किस तरीके से स्टार्ट किया था? एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक नोवेलिस्ट के रूप में, एक ड्रामाटिस्ट के रूप में, या एक पोइट के रूप में? बताइएगा। जॉन गाल्सवर्दी स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ नॉवेलिस्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, एज अ नॉवेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जिनका आंसर आ रहा है एज अ नॉवेलिस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां चला गया भाई? एज अ नॉवेलिस्ट। ओके, इनका जो फर्स्ट नॉवेल था वो कौन था? जोसेलिन। जोसेलिन, जोसेलिन, जो टर्म हमने अभी यूज किया था नॉवेल है, ठीक है ना, तो ये क्या था? एक नॉवेलेट था। ये क्या था? एक नॉवेलेट था, और इस टर्म पर आधारित ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जोसेलिन किस तरीके का वर्क है, तो ये एक नॉवेलेट है, आपको याद रखना है। 1898 में पब्लिश किया गया था इसको फर्स्ट टाइम पर, 1898 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। अगेन हमारे पास में एरर फाइंड आउट का क्वेश्चन है, दिया गया है द एग्जामिनेशंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है दिए हुए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के दिए हुए सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? इज आ रहा है, इट्स विराट, ऑप्शन सी जोशीलन, हाँ बिल्कुल ठीक है, और ताज मोहम्मद, विपिन शर्मा, अनुराग अवस्थी, शरिता ओलार, गुड, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का द एग्जामिनेशंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो एग्जामिनेशंस है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस की बात हो रही है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे आर लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर लाइकली टू कमेंस, कमेंस होने जा रहे हैं कब से? फ्राइडे से। कब से जा रहे हैं? फ्राइडे से। तो हम कभी भी जब डे का नाम आ जाए तो उससे पहले जो प्रीपोजिशन फिक्स करेंगे वो क्या करेंगे? ऑन करेंगे। ऑन, ऑन प्लस नेम ऑफ डेज, प्लस नेम ऑफ डेज, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है पुट द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फाइंड आउट करनी है। वी हर्ड यहां पर फिल करना है, और इट और यहां पर फिल करना है। वी हर्ड ऑफ थ्रू, वी हर्ड ऑफ इट थ्रू आवर मीटिंग, वी हर्ड एट इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग, या वी हर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग, या वी हर्ड ऑफ इट इन आवर मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कौन सी दो प्रीपोजिशन है जो हम यहां पर पुट कर देंगे तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से कोशिश करें। ओके, रजनी, श्रद्धा, प्रीति, रुचि, ऑप्शन सी आ रहा है। ऑफ और ड्यूरिंग, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ऑफ और ड्यूरिंग, ऑफ 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 लगाएंगे। ऑफ इट का मतलब है इसको, यानी किसी चीज से पोजीशन यूज करना है। वी हर्ड ऑफ इट, हमने इसके बारे में सुना। अवर मीटिंग, अब मीटिंग चल रही थी तो चलती हुई चीज के यानी कि उस दौरान के लिए यूज करेंगे हम ड्यूरिंग। वी हर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग अवर मीटिंग, हमने अपने मीटिंग के दौरान इसके बारे में सुना। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। हमें अगेन यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, जो एप्रोप्रिएट होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए, our school library boasts of many old edition of the ancient classical writer हो जाएगा, या ancient और ancient हो जाएगा दोनों में, या फिर ancient और new होगा, या old और old हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट करने के लिए? चलिए, ध्रुवकांत, निधि, स्मिता वर्मा, ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। क्या है? ओल्ड और एंशियंट।
अवर स्कूल लाइब्रेरी बूस्ट ऑफ मैनी ओल्ड एडिशन, यानी हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत सारे पुराने एडिशंस हैं, किसके? क्लासिकल, एंशिएंट क्लासिकल राइटर्स के। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इनका ऑप्शन नंबर ए था, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कम आउट। हमारे पास एक इडियम आया है कम आउट, इसका मतलब हमें बताना है क्या होता है। गेट, टेक प्लेस, हैपन और रिकवर। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कम आउट जो कि इडियम है, इसका मतलब बताना है। कम आउट, कम आउट का मतलब बताना है जल्दी जल्दी से। सोनिया, ओके, रजनी, शिया, प्रीति, स्मिता, एन.के. गुप्ता, ध्रुवकांत, ऑल आर गिविंग आंसर हैपन। बिल्कुल ठीक है। हैपन या फिर टू हैपन, टू ऑकर, यानी घटित होना, ठीक है ना। टू हैपन या बोल सकते हैं ऑकर, घटित होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, फिल इन द गैप विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है। ऑन सैटरडे ही लेफ्ट दिल्ली, फिल करना है इस जगह पर। एट मुंबई, फॉर मुंबई, नियर मुंबई या टू मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स करेंगे जिससे आंसर करेक्ट हो जाए? चलिए जल्दी से कोशिश करें। हाँ बिल्कुल ठीक है, कम बाई गेट। ओके, सोनिया, अंजलि, निधि, रजनी, स्मिता, ध्रुवकांत। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ऑन सैटरडे ही लेफ्ट, सैटरडे उसने दिल्ली से कहां के लिए रवाना हुआ? वो मुंबई के लिए, फॉर मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस। दो सेंटेंस हैं, ही वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ही वाज इन। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हमें एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सिंगल सेंटेंस बनाना है। तो देख लीजिए, एज ही वाज इल, ही वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। एज यहां पर है, ही वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। सिंगल की जगह पर आप क्या कर लीजिए, यहां पर सिंपल कर लीजिए। जैसे भी सिंगल का मतलब भी वही जा रहा था, बट सिंपल आप कर लीजिए तो आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी समझने में कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ओके, एक सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, या हम ये कहें कि सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल फिनिट वर्ब होती है, यानी कि एक मेन वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। एक कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से ऐड कर दिया जाता है। दोनों ही क्लॉजेस अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, इसी वजह से उनको फ्री क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक कंपलसरी एक मेन क्लॉज होता है जिसका अपने आप में मीनिंग कंप्लीट होता है, जिससे किसी भी तरीके की दूसरे क्लॉज की आवश्यकता नहीं होती है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। साथ ही उसमें एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं जिनको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से ऐड कर दिया जाता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होता है वो आपका मेन क्लॉज पर आश्रित होता है, उसके लिए उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। हमें यहाँ पर क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए। एज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो ये हमारा होगा ही नहीं। ही वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से नदारत था, एब्सेंट था। अब यहाँ पर बिकॉज आया है, कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि बिकॉज क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब तो है बट ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, कोई नया क्लॉज नहीं है। ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, बिकॉज ऑफ इलनेस। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक क्या है, वर्ब है। ओके, शी वाज इल, यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये हमारा कंपाउंड बन गया, इसमें शो भी लगा, इसलिए गलत हो गया। नन ऑफ द अबव, तो केवल ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द हेरोइक कॉप्लेट जनरली इज। हीरोइक कॉप्लेट आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, ये क्या होता है? आइम्बिक डायमीटर है, आइम्बिक ट्राइमीटर है, आइम्बिक पेंटामीटर है और आइम्बिक टेट्रामीटर है। हेरोइक कॉप्लेट जनरली किस फॉर्म में होता है, बताएं किस मीटर में लिखा जाता है? चलिए, स्मिता, एन.के. गुप्ता, अंजलि, अनुज, रुचि, निधि, आइम्बिक पेंटामीटर। बिल्कुल ठीक है, आइम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। आइम्बिक पेंटामीटर पर मैंने बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को बताई है, कई सारी क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया है। ओके,
नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 है मैच द मीनिंग विद द ईडियम टू पुट ऑफ। एक ईडियम आया है टू पुट ऑफ, कहीं कहीं पर केवल इतना आ जाता है पुट ऑफ, तब भी आंसर वही रहेगा, या टू पुट ऑफ कर देंगे तब भी आंसर वही रहेगा। तो एस्केप, टू इरिटेट, टू टर्न ऑफ और पोस्टपोन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू पुट ऑफ का मीनिंग क्या रहेगा? टू पुट ऑफ का मीनिंग क्या रहेगा? चलिए, पोस्टपोन, बिल्कुल ठीक है। टू पुट ऑफ मीन टू से टू डिले, टू पोस्टपोन, ठीक है ना, टू कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल ठीक है, मतलब स्थगित कर देना। अगला क्वेश्चन है गाल्सवर्दी इज अ। गाल्सवर्दी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया है। गाल्सवर्दी किस तरीके के राइटर हैं? पेसिमिस्टिक हैं, सिनिकल और डिमोटिवेटिंग है, यानी कि एक तरीके से लोगों को अपने राइटिंग से डिमोटिवेट कर देते हैं, और निराशावादी राइटर हैं। पैसिफिस्ट हैं या एक रियलिस्ट हैं, यानी कि आदर्शवादी हैं, और साथ ही साथ वो अपनी कहानियों में रियलिस्टिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट डे एटमॉस्फेयर है उसको क्रिएट करते हैं। और एक रिएक्शनिस्ट हैं, रिवॉल्यूशनरी हैं, यानी क्रांतिकारी राइटिंग लिखते हैं। तो किस तरीके के वर्क हैं जॉन गाल्सवर्दी के? अगर हम बात करें जस्टिस की, तो जस्टिस क्या शो करता है? इंग्लैंड का जो प्रेजेंट सिस्टम है, ठीक है ना, जस्टिस सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, उसको एक्सपोज करता है। इसी तरीके से फर्टिलिटी के बारे में बात करें तो कॉमन पर्सन के बारे में, लो क्लास के बारे में बात की जाती है। और अब फोरसाइट सागा के बारे में बात करें तो अपर मिडिल क्लास फैमिली और अपर मिडिल क्लास सोसाइटी के बारे में बात की जाती है। लंदन का जो एटमॉस्फेयर है डे टू डे लाइफ का, वो एक्सपोज करते हैं एक रियलिस्टिक वे में। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज फ्रॉम। विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएटिक कैरियर की सही तरीके से शुरुआत कब से कब तक हुई है, यानी कब से स्टार्टिंग हुई है? 1793 से 93, 1795 से 96, 1797, सॉरी क्वेश्चन गलत बता दिया। क्वेश्चन यह है कि वर्ड्सवर्थ की पोएटिक कैरियर की स्टार्टिंग कब से हुई है, क्वेश्चन यही है हमारा केवल, ठीक है। तो 1793, 94, 95, 96, 97, 98, 90, 91। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है कौन सा हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर विपिन शर्मा 15, ऑप्शन नंबर सी 70, 97, 98। स्टार्ट विद लिरिकल बैलेड, बिल्कुल ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, इनका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। 1797 में उनकी बहुत 1798 में उनकी कई सारी पोएम्स पब्लिश की गई थी, बट द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर इज लिरिकल बैलेड, ओके। विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक इरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इनमें से कौन सा वर्क है जो नहीं लिखा गया है? और नहीं लिखा गया है तो वो किसके द्वारा लिखा गया है? माइकल, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंट, और इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, द मे क्वीन। क्वेश्चन नंबर 16 बताना है कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? चलिए, अनुज, एनके, जैस्मीन, श्रद्धा, प्रीति, निधि, शिया, 16 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, द मे क्वीन। अब क्वेश्चन आपके सामने ये है कि द मे क्वीन जो है वो क्या है? तो ये क्या है? ये एक पोएम है। अब क्वेश्चन आ जाए कि इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है टेनिसन, यानी कि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। 1855 में इसको पब्लिश किया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये पूरा टाइटल है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक ये पूरा टाइटल है। वाज रिटन व्हेन द पोएट्स एज वाज, यानी कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये जो ओड था लिखा गया था उस समय पर जॉन मिल्टन की एज कितनी थी? 21, 24, 26, 35। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है। यह ओड लिखा गया था 1629 में। कब लिखा गया था? 1629 में। अब आप अंदाजा लगा लीजिए उस समय पर जॉन मिल्टन की एज क्या रही होगी। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 बताना है। विपिन, सुनील, ठाकुर, प्रणाम, ओके ओके प्रणाम, रिहाना 21 ईयर 1629, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है।
जिनका आंसर आ रहा है 21 ईयर, बिल्कुल करेक्ट है। हिंट के लिए मैंने आपको ये बता ही दिया था, आप लोगों ने काउंटिंग कर ही लिया होगा, और मोस्टली ये क्वेश्चन वैसे तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल। आपको पार्टिसिपल का करेक्ट फॉर्म ऐड करना है यहाँ पर, इस जगह पर बताना है ही इज अ टीचर, रिटायरिंग, रिटायर्ड, रिटायर और रिटायरेंट। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है कौन सा पार्टिसिपल फॉर्म है जो करेक्ट है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। चलिए, और प्लीज गाइस लाइक द वीडियो। इतने कैंडिडेट्स लाइव होते हैं बट लाइक हमेशा कम रहते हैं, मैं भूल जाता हूं बोलने के लिए और आप लोग भी भूल जाते हो वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। तो लाइक और शेयर करते रहा करें, इससे ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। यू नो वेरी वेल, विपिन शर्मा, निधि, सुनील, सोनिया, रिटायर्ड, बिल्कुल ठीक है। रिटायर्ड कैसा पार्टिसिपल है? रिटायर्ड कैसा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट वन, इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल। अगेन हमारे पास में करेक्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल फिल करना है द, उसके बाद है ब्लैंक, ऑब्जेक्ट टर्नड आउट टू बी अ स्पिनिंग टॉप। तो कौन सा ऑब्जेक्ट स्पिनिंग टॉप में बदल गया? मूवमेंटिंग, मूव्ड, मूविंग और मूवेबल। हमने पीछे डिस्कस किया था रिटायर्ड का पार्टिसिपल था, पास्ट पार्टिसिपल था। कौन सा था? पास्ट पार्टिसिपल था। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर क्या कर रही हो? एडजेक्टिव का कार्य कर रही हो तो वह क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर क्या है? मूविंग, यानी कि मूव करता हुआ। ये कौन सा वाला है? ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में जब आईएनजी लगती है तब वह क्या कर रहा हो? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा हो तो वह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। द मूविंग ऑब्जेक्ट टर्नड आउट टू बी अ स्पिनिंग टॉप। नोट करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमन डॉक्टर। आपको बताना है कंपोजिट वर्ड्स आए हैं वुमन और डॉक्टर, दोनों मिलकर एक बने हैं वुमन डॉक्टर। वुमन डॉक्टर का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, वुमन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर्स, वीमेन डॉक्टर और नन ऑफ द अबव। चलिए, आज आप लोगों के यहाँ पे टेसू झेंजी का विवाह हो रहा होगा, मुझे लगता है आवाजें आ रही होंगी पटाखे चलने की, पटाखे चलने की, है ना? किस किस के यहाँ पे हो रहा है? ए विल बी, ए ऑप्शन ए, गुड। सो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहां पे समझ लीजिए, चाहे तो मैन आ जाए या फिर क्या आ जाए? वुमन आ जाए, इसके साथ में कोई भी दूसरा नाउन आ जाए, कोई भी दूसरा नाउन आ जाए, अगर हमें इनका क्या बनाना है? प्लूरल फॉर्म बनाना है तो इसका क्या बन जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा ईएन, यानी कि मैन वाला, वुमेन का वुमेन हो जाएगा, वुमन मैन का मैन हो जाएगा, प्लस ये जो नाउन होगा ये भी कैसा हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। दोनों ही वर्ड्स प्लूरल में चेंज हो जाएंगे। तो वुमन का प्लूरल हो गया वुमेन और ये हो गया आपका डॉक्टर्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए, जी हाँ, गुड अनुज, ओके। टेसू की शादी, चलिए सर मेरे गांव में बने हैं टेसू झेंजी। मेरे तो गेट के सामने ही हो रही है, आवाज आ रही है ढोलक बजने की। मैं भी ढोलक बजा के आया हूँ थोड़ी देर के लिए, लगभग 10 मिनट मैंने भी ढोलक बजाई थी, अच्छा लगा था मुझे बजाते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया 21। एंटोनियम पूछा गया है कैलिबेसी, एक वर्ड आया है कैलिबेसी। मैरिजेबल, मैरिज, मैट्रिमोनी और मैट्रिमोनियन, इसका करेक्ट एंटोनियम क्या हो जाएगा कैलिबेसी का? फटाफट बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। टेसू क्या होता है? आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, तो महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसका नाम था बब्बरा वाहन। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले ही उसका सिर धड़ से अलग करवा लिया था गिफ्ट के तौर पे कि अपना शीश मुझे दे जाओ, ठीक है। उसकी शादी तय हो चुकी थी, तो उसने भगवान से यानी कि श्री कृष्ण से यही वरदान मांगा कि मेरी शादी इस जन्म में तो अभी अधूरी रह गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी शादी हो जाए। तो उन्होंने उसको एक बूंद दिया था, वरदान दिया था कि जा बत, अभी तो तुम्हारी शादी अधूरी रह जा रही है, लेकिन अब हर साल शरद पूर्णिमा की दिन तुम्हारी शादी हर वर्ष हुआ करेगी। तब से लेके आज तक
केशव जैन जी का विवाह होता चला आ रहा है। तो 21 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा मैट्रिमोनी, वैवाहिक। क्या हो जाएगा? मैट्रिमोनी, वैवाहिक। इसका मतलब होता है अ कंडीशन और अ सिचुएशन बीइंग वॉलेंटरी अनमैरिड, अनमैरिड होने की कंडीशन या बीइंग अनमैरिड, और इसका मतलब है बीइंग मैरिड, मैट्रिमोनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इंप्रूव द सेंटेंस, सेंटेंस को इंप्रूव करना है। अंडरलाइन वर्ड्स जो दिए हैं उनको इंप्रूव करना है। देयर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसको रिप्लेस करने के लिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से करिएगा, है ना, ध्यान से करेंगे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी जल्दी से करेंगे। ओके ओके, प्रीति, सरिता, रजनी, इट्स विराट, विपिन शर्मा और कुमारी सोनिया। ऑप्शन बी आ रहा है, नो मोर स्पेस। भाई नो मोर स्पेस, रूम का मतलब भी नो मोर स्पेस ही है। क्या है? रूम का मतलब भी नो मोर स्पेस ही है। कंपार्टमेंट हो जाए, ठीक है ना, केबिन हो जाए, रेलगाड़ी के ट्रेन के जो कंपार्टमेंट होते हैं, डब्बे होते हैं, उनकी बात हो रही हो, तो उनमें स्पेस के लिए जो हम यूज करते हैं वो यही होता है, रूम। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। रूम का मतलब है स्पेस। अगला क्वेश्चन है नो सूनर ही हैज रिटर्नड होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं इनको इंप्रूव करना है, हमें यहां से लेके यहां तक इंप्रूव करना है। चेक करेंगे कौन सा वाला ऑप्शन है जिसे रिप्लेस किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 23 में अंडरलाइन वर्ड्स के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर ए बताया जा रहा है, रजनी हो गया रॉन्ग। ओके कोई बात नहीं है। स्मिता, अंजलि, शिया और 23 नो सूनर हैड ही रिटर्नड, नो सूनर हैड ही रिटर्नड, नो सूनर हैड ही रिटर्नड, नो सूनर। एक सेकंड देखने दो मुझे भाई, मेरी एक बात, एक सेकंड, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, मैंने ज्यादा अंडरलाइन कर दिया है, मैंने थोड़ा यहाँ पे ज्यादा अंडरलाइन कर दिया है, इसको सही कर दूं मैं। यहाँ पे अंडरलाइन क्या कर दिया है, ये कर दिया है, इसको यहां से हटाइए, ठीक है ना। ये अब करना है आप लोगों को, अब करना है, यानी नो सूनर को अंडरलाइन नहीं किया गया है, अंडरलाइन केवल इतने को किया गया है। ही हैज रिटर्नड होम देन को हमें रिप्लेस करना है, तो नो सूनर यहां पर ऑलरेडी दिया गया है। ओके, तो नो सूनर के साथ में क्या करेंगे, हैड ही रिटर्नड होम व्हेन। तो नो सूनर के साथ में हैड तो हम नहीं लगाते, इसलिए ये वाला गलत रहेगा। नो सूनर ही हैड नहीं होगा, नो सूनर डिड ही रिटर्नड होम देन, ये वाला आंसर हमारा रिप्लेस हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इंप्रूव द सेंटेंस विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज। अंडरलाइन फ्रेजेस को हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है। विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड, इस आवश्यकता की घड़ी में क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? बताइएगा, इस आवश्यकता की घड़ी में क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? तो लैंड मी एनी रुपीज, बोरो मी ऑफ फ्यू रुपीज, लैंड मी ऑफ फ्यू रुपीज और नो इंप्रूवमेंट। कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है सभी को। ऑप्शन सी आ रहा है, शिया, अंजलि, अंजू, सोनिया, स्मिता और सरिता। ऑप्शन सी लैंड मी ऑफ फ्यू रुपीज, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज फ्यू रुपीज का मतलब है सपोज नथिंग, यानी कि नगण्य, बिल्कुल जीरो के लगभग। हमें बताना है कुछ रुपए, यानी कि अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग, दैट इज अ फ्यू। अ फ्यू क्या है? अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस ही डिमांडेड अ थॉरो इंक्वायरी, ही डिमांडेड अ थॉरो इंक्वायरी। इसमें थॉरो क्या है बताइएगा? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है? थॉरो किस तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच है दिए हुए सेंटेंस में? अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस, फंक्शन के अकॉर्डिंग बताना है थॉरो क्या है।
इट्स विराज, रुचि, अंजलि, अनुज, जैस्मीन, रजनी, सरिता, सभी का आंसर आ रहा है कंपैरेटिव है। देन आएगा, चलिए चेक करते हैं। ही डिमांडेड अ थॉरो इंक्वायरी, तो यहां पर देखिए इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरी क्या है, जानकारी। ये क्या है, इंक्वायरी नाउन है। अब नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस। अ गुड जज नेवर ग्रोप्स, ग्रोप्स का मतलब होता है टटोलना, यानी कि पहुंचना, किसी चीज के बारे में सोचना। अ गुड जज नेवर ग्रोप्स, खाली जगह दी गई है द कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो टू, एट, ऑन और फॉर। क्वेश्चन नंबर 26 बताना है, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए, ओके गुड। सो ऑप्शन नंबर जिनका आ रहा है फॉर, बिल्कुल ठीक है। अ गुड जज नेवर ग्रोप्स, फॉर कहां है, फॉर ऑप्शन नंबर डी, फॉर कंक्लूजन। एक अच्छा जज कभी भी निष्कर्ष के बारे में नहीं सोचता है कि निष्कर्ष क्या है, वो क्या करता है, शुरुआत से सोचता है। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीलिमा हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम, इज नॉट इट, और लास्ट वन दिया गया है नो एरर। क्वेश्चन नंबर 27 का ये फ्रेगमेंटेड सेंटेंस है, इसके किस पोर्शन में, किस पार्ट में आपको मिस्टेक नजर आ रही है। चलिए भाई जल्दी जल्दी से करेंगे, किस पार्ट में आपको मिस्टेक नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, एडजेक्टिव है। ओके ओके, ऑप्शन ए आ रहा है। तो नीलिमा हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ इंडेफिनिट दिया गया, फर्स्ट क्लास, ये कोई डिग्री नहीं है। ये फर्स्ट क्लास का मतलब है एक होती है, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है ना, क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। तो इनको एज अ कैटेगरी बताया गया, न कि ये डिग्री है। एडजेक्टिव के रूप में इसको नहीं यूज किया गया। ये क्या है, ये नाउन है। इसको किसके रूप में यूज किया गया है, नाउन के यूज में किया गया, जिसका नाम है, एज अ नेम यूज किया गया फर्स्ट क्लास। तो हमारा जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीलिमा हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम, इज नॉट इट। अब हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, इज नॉट इट, इज नॉट इट, जो कि एक क्वेश्चन टैग है। अब क्वेश्चन टैग आप लोगों को कई बार करा दिए हैं। अगर किसी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस है जिस टेंस का है उसी टेंस में उसका क्वेश्चन टैग मोस्टली 99% बनाया जाता है। कुछ सेल विल वाले टेंस है जिनका स्पेशल केसेस में जो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, परफेक्ट टेंस है, तो हैज, हैव, हैड वाले सेंटेंसेस में क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग उसी वर्ब के साथ में बनता है। तो इज नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, हैज नॉट हो जाएगा, हैजंट हो जाएगा, हैजंट इट। अब क्यों हो जाएगा, अगर ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब अफर्मेटिव है, इधर अगर अफर्मेटिव है तो इधर नेगेटिव बनता है, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव बनेगा। तो हैजंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, और ये आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 28 पे दिया गया है, फ्रेगमेंटेड सेंटेंस है, दिया गया है। द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई हैड ही नॉट परचेज अ टिकट इन एडवांस टू बोर्ड द बस, और लास्ट वन है नो एरर। जल्दी से पढ़ेंगे, फटाफट बताएंगे कौन से वाले पोर्शन में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 28 के किस पोर्शन में आपको मिस्टेक नजर आ रही है। हाँ हैजंट सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैजंट सी हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि वहां पर गर्ल है, ठीक है ना, हैजंट सी हो जाएगा, डोंट वरी। जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहां पर लग जाता है, उसी का प्रोनाउन, ठीक है। तो द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई हैड ही नॉट परचेज अ टिकट इन एडवांस टू बोर्ड द बस। द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर, और यहां पर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब आया है व्हाई। मैंने अभी आपको फर्स्ट सेंटेंस में बताया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हमारा रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन आता है एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो बाद बाकी का जो क्लॉज है उसको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखते हैं। आंसर हो जाएगा वाई हैड ही की जगह पर वाई ही हैड, ठीक है ना, इसको हटाएंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे और आंसर हमारा हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु कोटेड द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड
कैरेक्टर होल्ड द सेकेंड प्लेस। किसने कहा है कि जो प्लॉट है द फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि प्रथम सिद्धांत तो आत्मा है एक ट्रेजेडी की, और कैरेक्टर जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। यानी ये किसने कहा है कि कथानक किसी ट्रेजेडी का पहला कदम या पहली चीज है, और साथ ही साथ कथानक को आत्मा बताया है ट्रेजेडी का। किसने बताया है प्लॉट को ट्रेजेडी का सोल? आंसर है प्लेटो, अरिस्टोटल, शेक्सपियर और बेन जॉनसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बताइएगा। ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अरिस्टोटल ने प्लॉट को क्या बताया है? कैरेक्टर, ट्रेजेडी की सोल बताई है। ओके, और कैरेक्टर को सेकंड प्लेस पे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। आपको बताना है दिए हुए वर्ड्स या फ्रेज में कौन सा वाला वर्ड या फ्रेज पर्सोनिफाई है। रिवेंज इज काइंड, स्विफ्ट एज विंड, थर्स्टी अर्थ और ऑनेस्ट थी। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का आप लोग बताइए मुझे किस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है 4 ऑप्शंस में। कोशिश करें बताने की, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले बात करने पर्सोनिफाई। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेनेवर एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमन क्वालिटी, यानी कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग जैसे कि यानी कि नॉन लिविंग थिंग है या जो नॉन ह्यूमन थिंग है उसको मानवीय क्वालिटी के साथ में जोड़ दिया जाता है तो उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्स्टी अर्थ, यानी कि प्यासी जमीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, यानी पर्सोनिफाई किया गया है अर्थ को। हम बात करें रिवेंज इज काइंड। रिवेंज इज काइंड यानी कि जो रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला। बदला क्या है? एक दया का रूप है। ये हमारा एज अ ऑक्सीमोरन और एज अ मेटाफोर दोनों रूप से कार्य कर रहा है। यहाँ पर है स्विफ्ट एज विंड, ये हमारा क्या है? सिमिली के रूप में यूज किया गया है। ऑनेस्ट थी, ये क्या है? ऑक्सीमोरन है। ओके, यहां पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश प्रोज की स्टाइल किसने सेट की है? चौसर, चार्ल्स लैम, जॉन ड्राइडन और जोनाथन स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 31 बताना है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जिनका आंसर आ रहा है जोनाथन स्विफ्ट, बिल्कुल करेक्ट है। जोनाथन स्विफ्ट ने बहुत सारे क्रिटिकल और सटायरिकल प्रोज वर्क लिखे हैं, जैसे कि गुलिवर्स ट्रेवल और अ टेल ऑफ टब। इन दिस वे ही शेप्ड द स्टाइल फॉर द मॉडर्न प्रोज, मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। कहां है आंसर? जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है हु स्टेट दीज वर्ड्स फॉर विलियम शेक्सपियर, सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज। वेरी इंपोर्टेंट लाइन और मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछी ही जाती है। जल्दी से बताइए किसने कहा है सोल ऑफ द एज अबाउट विलियम शेक्सपियर, द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज अबाउट विलियम शेक्सपियर? मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, बेन जॉनसन और एस.टी. कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 32 बताना है जल्दी जल्दी से, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन। जिनका आंसर आ रहा है बेन जॉनसन। टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड ऑथर, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड ऑथर, इनकी एक पोएम है जिसमें बेन जॉनसन ने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में, सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज। अगला क्वेश्चन है इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट in Shakespeare, scarcely any, and this remark has been made by whom? Thomas Hardy, Nizam Ezekiel, William Hazlitt और मैथ्यू अर्नोल्ड। विलियम शेक्सपियर सॉरी जॉन मिल्टन और विलियम शेक्सपियर के रिगार्डिंग ये कमेंट किस राइटर ने की है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के रिगार्डिंग की क्वेश्चन और आ जाता है कि हु हैज गिवन द टच स्टोन मेथड। टच स्टोन
मेथड को लेकर ही क्वेश्चन आ जाए तब आप लोग आंसर करेंगे किसको, मैथ्यू आर्नोल्ड को। इनकी एक इंपॉर्टेंट पोइम है शेक्सपियर, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोग आंसर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु डज मिल्टन एक्यूज, whom does मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में किसको एक्यूज किया है, ये बोलकर द सेंस ऑफ बेलियन फ्लाउन विद इंसोलेंस एंड वाइन। ये जो वर्ड्स हैं जॉन मिल्टन ने किसके लिए बोले हैं, द एंग्लिकन क्लर्जी, द कैवलियर पोइट्स, द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 बताना है, सेंस ऑफ बेलियन फ्लाउन विद इंसोलेंस एंड वाइन किसके लिए बोला है जॉन मिल्टन ने ये। चलिए, लोग आते हैं चले जाते हैं बट लाइक नहीं करके जाते, लाइक कर दिया करो यार, क्यों इतनी कंजूसी दिखाते हो। सरकारी ऑप्शन कहां से आ गया भैया, नीतू सिंह ऑप्शन डी बता रही हैं। चलिए, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल ठीक है, सरकारी ऑप्शन, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, द एंग्लिकन क्लर्जी, कैवलियर पोइट्स, द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय जॉन मिल्टन। कल भी कराया था, परसों भी कराया था, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से बताएंगे। पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट कब किया गया था, पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट कब किया गया था। ओके गुड, 35 ऑप्शन नंबर भी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1658 में इसको स्टार्ट किए थे, 1658 में क्या किया था, स्टार्ट किए थे। और इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, जो पांडुलिपि जिसे बोलते हैं हस्तलिखित, वो 1665 तक कंप्लीट हो चुकी थी। एंड फाइनली 1667 में पहली बार विद 10 बुक्स इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है ना, 10 बुक्स के साथ में पब्लिश किया गया था। एट लास्ट 1674 में विद 12 बुक्स, 12 बुक्स के साथ में इसको पब्लिश किया गया था, जिसमें बुक नंबर 7 एंड 8 और बुक नंबर 10 को बुक नंबर 11 एंड 12 में चेंज कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 36, अ सेवेज प्लेस एज होली एंड enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by women wailing for demon, अलग है, wailing for demon lover, wailing नहीं waiting है ये, ठीक है ना, waiting for demon lover। ये लाइन किसकी तरफ इशारा कर रही है, these lines throw light on शेक्सपियर से सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, कॉलेज सुपरनेचुरल एलिमेंट, वर्ड्सवर्थ पैशन फॉर नेचर, या कीट्स हेलेनिज्म। ये लाइनें किसकी तरफ इशारा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ लीजिए, लाइंस कहां से है ये आप पहचान लीजिए और उसके बाद में आंसर करिए। चलिए, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कॉलेज सुपरनेचुरल एलिमेंट। किस पोइम से है लाइन है ये, कुबला खान से। किससे है, कुबला खान से। ओके, चलिए बिल्कुल ठीक है। 1797 में इसको कंप्लीट कर दिया गया था और 1816 में इसको पब्लिश किया गया था। कंप्लीट का मतलब ये फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में लिखी गई है, कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बस जितना था उतना उन्होंने लिख दिया था। अगला क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव टेकन गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हियर। ये लाइन बहुत पॉपुलर है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जो टीजीटी की तैयारी कर रहा होगा और ये लाइन उसने नहीं पढ़ी होगी। तो सिम्बेलियन, एज यू लाइक इट, हैमलेट, या नन ऑफ दीज। ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज यू लाइक इट, सोनी मिश्रा, रजनी, शिया, विराज, प्रीति, बंसलोचन, सभी लोग बताएं। आलोक, आंसर आ गया ऑप्शन डी एग्जैक्टली। इनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये लाइनें कहां से ली गई हैं, ये लाइनें इन तीनों में से कहीं से भी नहीं ली गई हैं। ये लाइनें कहां से हैं, शेक्सपियर्स टॉम।
विलियम शेक्सपियर की जो कब्र है वहां पर ये लाइनें एनग्रेव हैं, वहीं से ये लाइनें ली गई हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन एग्जिस्ट इन इमोर्टलिटी और माइकल, और टू ड्यूटी और टिंटर्न अवे। क्वेश्चन नंबर 38 बताएंगे। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। नेचर कभी उसको बीट्रे नहीं करती जो उसे हृदय से अपना मानता है, जिसने उसे हृदय से अपनाया हो। कहां से ली गई है लाइनें, किस पोएम में है? चलिए ऑप्शन डी एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर डी अगेन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। टिंटर्न अवे, जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी टिंटर्न अवे। टिंटर्न अवे किस फॉर्म में लिखा गया है? ये एक ड्रामाटिक मोनोलॉग है। क्या है? ड्रामाटिक मोनोलॉग है। 1798 में इसको पब्लिश किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट वन, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ सीडोनेम ऑफ। पूछा जा रहा है कि गाल्सवर्दी ने बहुत सारे वर्क या कई सारे वर्क या कई वर्क लिखे हैं एक सीडोनेम के अंतर्गत, तो वो सीडोनेम क्या है? जॉनसन है, इसाक है, जॉनसन जॉन है, इलिया है। क्वेश्चन नंबर 39 बताना है। गाल्सवर्दी का सीडोनेम बताना है जिसके तहत उन्होंने शुरुआती वर्क कंपोज किए थे। जैसे कि इनका एक वर्क है जोशिलिन, ठीक है ना, वो इन्होंने उसी सीडोनेम के तहत पब्लिश कराया था। ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जॉन सिंजॉन। ओके, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ। वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ओके, एंड इट इज रिटन इन द स्टैंजा फॉर्म ऑफ। क्वेश्चन नंबर 40 बताना है सभी को। चलिए बिल्कुल ठीक है, 6 लाइन स्टैंजा, जिनका आंसर आ रहा है 6 लाइन स्टैंजा। 1593 फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट? एक वर्ड आया है पर्टिनेंट, इसका मतलब क्या है? नैरो माइंडेड, रेलिवेंस, क्यूरियस, अपसाइड डाउन। क्वेश्चन नंबर 41 में बताना है पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 41 बताना है पर्टिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी आ रहा है रिलेवेंस, बिल्कुल ठीक है, रिलेवेंस हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है ना, रिलेवेंस, प्रॉपर, राइट, ये सभी आपके हो सकते हैं। गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, जिसका मतलब होता है उचित। क्या होता है? उचित बोल सकते हैं, तर्क संगत बोल सकते हैं, ठीक है, मिलनसार बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट? स्पेलिंग पढ़ लीजिए। इमिनेंट, फेमस, क्राफ्टी, नियर एट हैंड और रियर। क्वेश्चन नंबर 42 बताना है इमिनेंट का मतलब क्या होता है। चलिए, वंशलोचन सी द बेस्ट, अंजलि शर्मा, सोनिया, प्रीति। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? नियर एट हैंड, जिनका आंसर आ रहा है नियर एट हैंड, ऑप्शन नंबर सी, नियर एट हैंड मतलब क्लोज, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नियर एट हैंड जिसका मतलब होता है आसन, ठीक है ना, आसन जिससे बोलते हैं, नजदीक जिसको बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनिथ। क्वेश्चन नंबर 43 में बताना है जेनिथ। जेनिथ का एंटोनियम बताना है, विलोम शब्द बताना है, नादिर, इंपोर्टेंट, समिट और हैवन। क्वेश्चन नंबर 43 में बताना है जेनिथ का एंटोनियम। अच्छा वर्ड है, जल्दी से बताइएगा। नादिर, बिल्कुल ठीक है। जेनिथ का मतलब है द बेस्ट, क्या है? द बेस्ट बोल सकते हैं या मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट एट अ सिचुएशन, यानी कि सबसे सफल जगह या सबसे सफल समय बोल सकते हैं। और नादिर क्या है? द रोस्ट और द मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट एट अ सिचुएशन।
तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, नादिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिज करेज वॉन हिम ऑनर, इसमें ऑनर क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या फिर वर्ब है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस वी हैव टू टेल व्हाट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ऑनर। जल्दी जल्दी से बताएंगे ऑनर किस तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच है। चलिए, नाउन है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है ना। हिज करेज, करेज का मतलब साहस, ये क्या है हमारा मेन वर्ब है यानी कि मुख्य क्रिया है, और ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, क्या है ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ऑप्शन नंबर सी नाउन हो जाएगा हमारा, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस वी मे फिनिश द वर्क सून, हम इस कार्य को या हम कार्य को जल्दी खत्म कर सकते हैं, इसका हमें वॉइस चेंज करना है। ठीक है, द वर्क मे बी फिनिश सून, द वर्क माइट बी फिनिश सून, द वर्क माइट फिनिश सून, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का वॉइस चेंज करना है। दिया हुआ सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, आपको पैसिव बनाना है, आपको पैसिव बनाना है, जल्दी जल्दी से बना दीजिए पैसिव। ओके, चलिए, सोनी, रजनीश, रजनी शाक्य, इट्स विराट, अंजलि शर्मा, प्रीति, बलदेव प्रसाद, वंशलोचन, नीतू, आलोक। चलिए, तो वी मे, कैन, कुड, शुड, विल, अगर ये सभी मॉडल वर्ब आपके आ जाते हैं तो क्या कर देते हैं, बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देते हैं। आंसर हो जाएगा द वर्क मे बी। ठीक है, और हमारा V3 हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना है दिए हुए सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है। ओके, चलिए पढ़ लीजिए और बताइएगा। 200 रुपीज आर नॉट अ बिग सम, 200 रुपीज आर नॉट अ बिग सम, और 200 रुपीज आर नॉट अ बिग सम, और दिया गया 200 रुपीज इज नॉट अ बिग सम। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। चलिए, ऑप्शन डी आ गया, गुड, वेरी गुड। तो सभी सेंटेंस कैसे हैं, इनकरेक्ट है। ये यहां पर दिया है 200 जो कि सिंगल यूनिट है, रुपीज, ऑप्शन नंबर दिया गया इज, यानी इसमें जो वर्ब आई है हमारी सिंगुलर के लिए, सिंगुलर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन यूजेज द टर्म पेंडेमोनियम, बहुत ही पॉपुलर टर्म है पेंडेमोनियम। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट डज इट रेफर टू, इसका मतलब क्या है। अ सीन ऑफ केओस एंड कंफ्यूजन, द कैपिटल ऑफ हेल, अ स्टेट ऑफ हेवनली ब्लिस, द मीटिंग प्लेस ऑफ एंजल्स। क्वेश्चन नंबर 47 बताना है पेंडेमोनियम क्या है ना, टर्म याद आ गया होगा पेंडेमोनियम। सबसे इफेक्टिव वर्ड है ये पैराडाइज लॉस्ट में, हेवन से भी इफेक्टिव वर्ड है पेंडेमोनियम। ऑप्शन नहीं आ रहा, बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, द कैपिटल ऑफ हेल। ठीक है ना, द मीटिंग प्लेस ऑफ डेविल्स, द मीटिंग प्लेस ऑफ सैटन एंड रिबेलियंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, इन विच लैंग्वेज वाज मिल्टन फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री, इसका टाइटल है पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, पब्लिश्ड इन 1645। यहां से आपको दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। जॉन मिल्टन का पहला कलेक्शन है पोएट्री का जिसका टाइटल है पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, इसको पब्लिश किया गया था 1645 में, इसको आप लर्न कर लीजिए। पूछा यह गया है कि ये किस लैंग्वेज में था, इंग्लिश एंड लैटिन, इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश ओनली और लैटिन ओनली, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आगम रॉयल, रजनी शाक्य, सोनी मिश्रा, विराट, प्रीति, वंशलोचन, रवि पूजा, नीतू सिंह, अमित कुमार मिश्रा। गुड, तो आंसर हमारा हो जाएगा इंग्लिश एंड लैटिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा जिनका आंसर है इंग्लिश एंड लैटिन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स डिड जॉन मिल्टन अज्यूम ड्यूरिंग द इंग्लिश कॉमनवेल्थ अंडर ओलिवर क्रोमवेल। तो यहां पर पूछा गया है कि इंग्लिश कॉमनवेल्थ के समय जब अंडर
ओलिवर क्रोमवेल का रूल ओवर चल रहा था, उस समय पर जॉन मिल्टन ने कौन कौन से रोल अज्यूम किए थे, किस किस पोस्ट पर उन्होंने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 49 आपको बताना है। चलिए, आंसर आपको दिख रहा है मुझे पता है, बट डोंट वरी, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और क्वेश्चन हो जाएगा। पहले आप लोगों का आंसर देख लो, तो क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हाईलाइटेड है, लेटेंट सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो चलिए लगे हाथों ये बता दीजिए किस ईयर की बात है, आपको ईयर बताना है, ये किस ईयर में ये लेटेंट सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ स्टेट घोषित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 49 का ईयर बताना है आप लोगों को, ईयर बताइए। चलिए ईयर बताना है। वेरी गुड, सोनी का आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1649 से 1659 तक ये क्या रहे थे, लेटेंट सेक्रेटरी रहे थे। ओके, नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न इज ऑफन कंसीडर्ड अ पैराडॉक्सिकल हीरो। क्या कंसीडर किया गया, पैराडॉक्सिकल हीरो। तो पैराडॉक्सिकल हीरो जो है, इस तरीके के हीरोज को क्या कहा जाता है, रोमांटिक हीरो, बैरनिक हीरो, ट्रेजिक हीरो, एंटी हीरो। क्वेश्चन नंबर 50 बताना है, जल्दी जल्दी से फटाफट बताइएगा। गुड, वेरी गुड, ऑप्शन डी आ रहा है, गुड। तो इसे बोलते हैं एंटी हीरो, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। गुड। तो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए जो पहली बार जुड़ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल है RR अकेडमी फिरोजाबाद, उसे ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी कोर्स को हाई करने के लिए RR अकेडमी FZD ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। ओके,